Yeah, we are going to just to take what are the intimations of immortality, recollection of early childhood. That is a poem of विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, हो सकता है कि द सॉलिटरी रीपर पे बात की जाए। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसके पहले अगर आपको याद होगा कि मॉर्निंग सेशन एक मैंने लिया था, तो उस मॉर्निंग सेशन में आई हैड गॉन विथ टू पोएम्स। तो एक तो लिरिकल बैलड को लेके, और दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो आपका था यू कैन से कि टिंटेन एबे। और उसका वीडियो भी यूट्यूब पे आप लोगों को मिला होगा। अभी उसका लिंक शायद मैंने टीचमेंट ऐप पे जो स्टडी मटेरियल है वहां पे मैंने शेयर नहीं किया है। लेकिन यूट्यूब पे आप देखेंगे तो टिंटन अबे लिरिकल बैलेट के नाम से ये चीज गया हुआ है, और उसमें बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। तो आप लोगों को ये करना है कि वहां वो दोनों पोयम वहां से आपको कवर करना है। जो भी पोयम मॉर्निंग में चल रही है वो मॉर्निंग वालों को वो चीज लेक्चर के थ्रू कवर करना, इन द सेंस की रिकॉर्डेड वीडियो या यूट्यूब पे वो चीज अपलोड है या स्टडी मटेरियल पे है, वो चीज वहां से कवर करना है। जो चीज आपके यहाँ चल रही है वो चीज जो है मॉर्निंग बैच वाले उसको वहां से कवर कर रहे हैं। सो रिमेंबर दैट कि इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट what are the intimations of immortality. There is a poem, uh, ode on the intimations of immortality. Immortality. This is the name of the poem, and already you know कि it's a very remarkable poem जो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। इस पोएम में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है या क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या विजिबल है? मार्कर सही चल रहा है? विजिबल है? सर क्लियरली विजिबल सर। ओके ओके मैडम। यस सर, क्लियर है सर। ओके, सो इन दिस पोएम व्हाट यू हैव टू गो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू गो कि ये जो पोएम है, द पोएम पब्लिश्ड इन 1807। जो यह पोयम है, यह पोयम कब पब्लिश होती है? इट पब्लिश्ड इन 1807। इट पब्लिश्ड इन 1807। जब 1807 में पब्लिश हुई है तो जो पोइटिक वॉल्यूम था उसका नाम था इन 1807 इन poems in 2 volumes. Poems in 2 volumes. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट पब्लिश्ड इन 1807 एंड पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन, इट वाज कंपोज्ड बिटवीन 1803 between 1803 to 1806। 1803 से लेकर 1806 के बीच में यह जो कंपोज की गई है 2 सेक्शन में आती है। पहले जो है सेक्शन में 4 स्टैंजाज आते हैं, बाद में जो है कुछ और चीजों को और उसके स्टैंजाज जोड़े जाते हैं। तो यू विल रिमेंबर दैट कि ये जो कंपोज हुई है 1803 से 1806 के बीच में कंपोज हुई है, और इसमें जो है ये चीज आया हुआ है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहा है कि इट्स अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। इट्स अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज जो इसका थीम है। अगर देखा जाए, अगर इसकी थीम की बात की जाएगी तो द थीम इज व्हाट? द थीम इज द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन कीननेस ऑफ इमेजिनेशन। The theme is
The gradual GRADUAL, the gradual decline, DECLINE, the gradual decline in keenness of imagination. In keenness of imagination. In keenness of imagination, as we pass from childhood to maturity, as we pass from childhood to maturity. एक इसमें एक जो बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जो अगर देखा जाए तो एक एपिग्राफ लिया गया है जो रेनबो नाम की पोयम से लिया गया है. द एपिग्राफ ऑफ द पोयम Child is the father of man. Child is the father of man. Man first appeared in rainbow. First appeared in rainbow. Rainbow भी पोयम का नाम है. It was added. It was added at the suggestion of, on the suggestion of Henry Crabb Robinson. Henry Crabb Robinson. Henry Crabb Robinson. The epigraph of the poem Child is the Father of Man first appeared in Rainbow. Rainbow is the name of the poem. So you can note down it and remember these are the points. अभी और भी हमें डिस्कस करने हैं. Just I want to know कि ब्लैक मार्कर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No sir, no sir. अच्छा, फॉन्ट वगैरह छोटा तो नहीं कहीं से? नहीं sir, it is very clear. So remember that you are getting what you are getting. Something you can just understand कि we are talking about Ode on the Intimations of Immortality, and here is the first question. It published in 1807. First note down. First note down. After noting, let me know. After noting, let me know.
Yeah, if you have noted it, let me know. Yes, sir. Noted it. Okay, just I want to tell you कि there are some important points which I want to tell you. One thing is कि we are talking about a poem of William Wordsworth, Ode on the Intimations of Immortality. The poem published in 1807 in Poems in two volumes. It was composed between 1803 टू 1806, 1803 से 1806 के बीच में कंपोज हुआ है। पब्लिशिंग कहां पर? 1807 में, और पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट्स द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। इट्स द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन द सेंस कि द पोएट अल्टीमेटली टॉक्स अबाउट व्हाट? द पोएट अल्टीमेटली टॉक्स अबाउट द ग्रेजुअल डिक्लाइन, you can say कि the particular soul which gets a signal या that gets a signal from heaven, तो उसको लेकर के बात करते हैं। और अर्थली लाइफ जो है वो कैसे डिक्लाइन होता है। दूसरा चीज की द थीम इज व्हाट? द ग्रेजुअल डिक्लाइन। दिस इज द पॉइंट, द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन कीननेस ऑफ इमेजिनेशन, कि पोएट के अंदर जो इमेजिनेटिव पावर था वह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। यह चीज कि अब वो चीज ऐसे लग रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ कि द थीम इज द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन कीननेस ऑफ इमेजिनेशन एज वी पास फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। दिस इज द पॉइंट, एज वी पास फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि वर्ड्सवर्थ इसमें विश्वास करते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो कैसे है? चूंकि जो चाइल्ड है उसका अपना जो सोल है उसमें किसमें क्या होता है? डिविनिटी होती है, उसमें एक तरह का स्पिरिचुअलिटी होता है, वह काफी इनोसेंट होती है। एंड यू फाइंड दैट कि जो चाइल्ड है उसका सोल का जो कनेक्शन है, इट इज बिलीव दैट कि इट गेट्स द सिग्नल फ्रॉम हेवन। जैसे ही वही चाइल्ड क्या होगा? मेच्योर होगा, फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। जैसे ही चाइल्ड जो है मेच्योर होगा या इंसान में या मैन में तब्दील होगा, तो उसकी जो सोल होगी वो सिग्नल पाना बंद कर देगी। कहां से? हेवन से। और वह अर्थली लाइफ को जो है एंजॉय करना शुरू कर देती है। इस तरह से उसमें क्या होता है? उसमें जो है स्पिरिचुअल डिक्लाइन होता है। तो वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि जब ये स्पिरिचुअल डिक्लाइन होता है तो स्पिरिचुअल डिक्लाइन की वजह से जो है यह एक प्रॉब्लम आती है। तो जिसमें ये थीम है, ये पॉइंट सबसे स्ट्रांग, एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज एक तो 1807 में पब्लिश होती है, किस में पब्लिश होती है? पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। दूसरा 1803 टू 1806 यह जो कंपोज की गई है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। इसका जो थीम है ग्रेजुअल डिक्लाइन पास फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। क्या कि जो एक और इंपॉर्टेंट था एपिग्राफ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द एपिग्राफ ऑफ द पोएम इज व्हाट? इसका जो एपिग्राफ है वो कहा क्या है? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यह एक फिलॉसफी है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यह जो है सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह सबसे पहले किसमें अपियर हुई है? दिस पार्टिकुलर थिंग अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर? इट अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन वेयर? इट अपियर्ड इन रेनबो। ये जो अपियर हुआ है किस पोएम में आया हुआ? रेनबो नाम की पोएम में। और यह किसके सजेशन पर इसमें जोड़ा गया था? मतलब जो ये स्टेटमेंट है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह एपिग्राफ है। और यह एपिग्राफ सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने रेनबो नाम की पोएम में, ओरिजिनल लाइन वहां पर आई हुई है। जब कोई लाइन कहीं से लेकर दूसरी पोएम में डाली जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? एपिग्राफ कहा जाता है। तो रेनबो की वह लाइन किसमें डाली गई? ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में डाली गई। किसके एडवाइस पर डाली गई है? हेनरी, HENRY, हेनरी क्रैब रॉबिन्सन। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, एक इसका स्टेटमेंट है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। किस पोयम में पहली बार आया है? रेनबो नाम की पोयम में पहली बार आया है। उसके बाद इसको किसमें जोड़ा गया है? ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में जोड़ा गया है। किसके कहने पे जोड़ा गया है? हेनरी क्रैब रॉबिन्सन। इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, उनका ये कहना है कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड इज सुपीरियर टू मैन। क्यों? क्योंकि चाइल्ड का जो सोल होता है उसमें डिविनिटी है, उसमें सेलेस्टियल ब्यूटी है। उनका सोल जो है हेवन से सिग्नल, डायरेक्ट गॉड से सिग्नल प्राप्त करता है। लेकिन वही चाइल्ड जैसे ही मेच्योर होता है, एज वी पास फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, तो हमारे अंदर क्या होता है? डिक्लाइन होने लगता है। किसका डिक्लाइन होने लगता है? कीननेस ऑफ इमेजिनेशन। हम इमेजिन नहीं कर पाते, हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। तो मानते हैं, क्या मानते हैं कि जो चाइल्ड है वह सुपीरियर है। चाइल्ड किससे सुपीरियर है?
मैन से, दिस इज वाई उन्होंने एक दर्शन दिया कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई आपका अगर डायलेमा है या कुछ, तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे चले। शुड आई गो अहेड? Sir, I have a question. या सर ये जो पोएम है और ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, सर इसको सर ये टाइटल कब सर दिया गया था? तभी ये शुरुआत में इसको पब्लिश हुई थी 1807 में। सर ये इसका टाइटल क्या था सर? टाइटल ओट के ही नाम से आया हुआ था। सर ये पूरा टाइटल कब जब दिया ये गया? नहीं, जब ये पूरा का पूरा टाइटल दिया गया तो पूरा टाइटल जो है 1807 में ही आता है। पहले केवल ओट के रूप में था, लेकिन ओट के रूप में जब वो आई है तो उसके साथ साथ रिकलेक्शन ऑफ रिमिडिसेस या अर्ली चाइल्डहुड करके उसके साथ जोड़ा गया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें इसका पूरा टाइटल है ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये पूरी टाइटल इसके साथ जोड़ी गई है ओड के रूप में। ये 1807 में रही है। सर हमने कहीं पढ़ा था, सर बता रहे थे कि जो 1815 में सर इसे जोड़ा गया था। 1815 में क्या जोड़ा गया? सर ये जो पहले सर ये सिर्फ ओड के नाम से सर ये पब्लिश हुई थी, और बाद में सर इसे हाँ, पूरा टाइटल ये ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये सर जो है 1815 में दिया गया था सर। 1815 में दिया गया था, तो क्या किसी पोएटिक वॉल्यूम में दिया गया था, या जो है क्या कहते हैं कि ये उसमें उसका कोई जी सर, दूसरा ये पोएटिक वॉल्यूम थी जो, एडिशन आया था? जी सर बता रहे हैं कि जो पोएटिक वॉल्यूम था जो सर 1815 में आया था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसी में आया सर। नहीं, 1815 में उनका कलेक्शन ऑफ पोयम जो आया होगा उसका नाम होगा ना कोई, वो केवल कलेक्शन ऑफ पोयम ये नहीं रहा होगा कि उसका नाम कलेक्शन ऑफ द पोयम था। उसका नाम कुछ रहा होगा जिसपे अगर अगर ये जोड़ा गया था, क्योंकि जब ये 1807 में आई हुई है तो यह ओड के नाम से रहा है, और ओड के नाम से जब वो आया हुआ है तो उसके बाद उसका पूरा एक थॉट जो निकलता है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ क्या कहते हैं कि रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यह एक कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप ये बता रहे हैं कि ये चीज जो है, ये टाइटल जो है 1815 में जोड़ा गया है, तो ये टाइटल 1815 में जो पोइटिक कलेक्शन उनका आया है उसका नाम क्या था, एक चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर ये 1815 में जोड़ा गया है तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू गॉट फ्रॉम विच बुक, किस किताब में ये चीज आया हुआ है। अगर वो चीजें आ जाती, क्लियर हो जाती, तो एक और क्वेश्चन बढ़ जाएगा, एक और चीजें क्लियर हो जाएगी। जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं इतना ही मुझे मतलब इससे रिलेटेड प्राप्त है। इफ यू हैव एनी ऑथेंटिक बुक और ऑथेंटिक सोर्स एज यू आर टेलिंग मी कि दैट इट वाज एडेड इन 1815, अगर ऐसा है तो बेशक आप वो बताइए, उसको एक और लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन बढ़ेगा उसमें, अगर कोई सर ऑथेंटिक सोर्स आपके पास। सर मैंने ये कहाँ पर पढ़ा था सर मुझे याद नहीं, बट सर ये देख पढ़ा था कि सर 1815 में सर इसे ये टाइटल दिया गया था पूरा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अगर नहीं है आप दोबारा इसे देखिएगा, मैं भी इसको चेक करूंगा, फिर देख यस सर, यस सर। करके ठीक, ओके। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि 1807 में पोयम पब्लिश हुई है, पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। जब 1807 में आई है तभी उसमें ओड शब्द जोड़ दिया गया था, ओड शब्द रहा। अब अगर उसके ओड के बाद की जो वर्ड आते हैं कि ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, अगर ये चीजें जो है बाद में जोड़ी गई है फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1815 में, जैसा रकीम जी कह रहे हैं, तो इफ वी गेट एनी सोर्स देन वी विल कम टू नो। लेकिन अगर ओड आएगा तो ओड के साथ कुछ जरूर जोड़ा जाएगा, ओड ऑन ओड टू, सर किसके लिए ओड है सर ये चीज ऐसा जरूर उसी अभी समय जोड़ा जाता कहीं मिला नहीं है सर। है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पढ़ा जाए तो उसपे हो, ऐसा कुछ हो नहीं है, देखा जाएगा जैसा भी है। तो खैर ये चीजें रहा है, बट इसके बाद जो है, जो एक और ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पोयम है, इस पोयम को जब आप समझेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो डिवीजन है दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, कि किन किन पॉइंट को लेकर के इस पोयम में बात की गई है। जो पोयम का जो डिवीजन है, यू विल कम टू नो, उसमें जिस चीज को लेकर के बात किया गया है, सबसे पहला कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पोयम यू हैव टू गो विद 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि पोयम का जो डिवीजन है वह बहुत सिग्निफिकेंट है। यू कैन से कि one can understand
the poem on the basis of following heads. कि किसी भी आदमी को अगर इस पोयम को समझना है तो फॉलोइंग हेड्स पर आप इस पोयम को समझ सकते हैं। वह जो फॉलोइंग हेड है, पहला डिवीजन जो है फर्स्ट डिवीजन DIVISION, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट से लेकर 4 स्टैंजाज। ये जो फर्स्ट से लेकर 4 स्टैंजाज है, इस फर्स्ट से लेकर 4 स्टैंजाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है या बताई गई है वह ये चीज है कि दैट इज व्हाट, कि अल्टीमेटली वैनिशिंग ऑफ ग्लोरी, vanishing VANISHING, vanishing of glory from अर्थ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो इसी पोयम से ही ली गई है, वनिशिंग ऑफ ग्लोरी फ्रॉम अर्थ। 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, स्पिरिचुअल लॉस, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल लॉस, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट जो फर्स्ट स्टैंजा का इंपॉर्टेंट है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज दिस फील्ड, वेयर इज दिस फील्ड, FIELD, वेयर इज दिस फील्ड, द विजनरी, VISIONARY, the visionary gleam। सर नेक्स्ट पॉइंट है विजनरी, द विजनरी ग्लीम। हाँ, दिस इज द पार्ट ऑफ द थर्ड पॉइंट, फर्स्ट डिवीजन। तो अकेले आई वुड लाइक टू टेल यू कि किसी भी आदमी को अगर ये पोयम समझना है तो इसका डिवीजन 3 हिस्सों में करके समझा जाएगा। सबसे पहला जो होगा फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो कितने स्टैंजा कवर करता है, पहले से 4 स्टैंजा, उसमें केवल 3 बातें की गई है। कौन सी? वैनिशिंग ऑफ ग्लोरी फ्रॉम अर्थ, कि अर्थ से जो है जो ग्लोरी वर्ड्सवर्थ को या किसी को जो चाइल्डहुड में वह महसूस करते हैं वह एज ऑफ मैच्योरिटी में वैनिश हो चुकी, वैनिश, डिसअपीयर, दैट डजंट एग्जिस्ट। स्पिरिचुअल लॉस की वो बात करते हैं। फिर वो खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक ओरिजिनल लाइन है पोयम की, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेयर इज दिस फील्ड द विजनरी ग्लीम। कह रहे हैं कि वेयर इज दिस फील्ड, वह फील्ड कहाँ है जहां पे हमें कभी विजनरी ग्लीम नजर आता था, अब वह कहां पर है। उसके बाद जो है पोयम का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड डिवीजन है, जिसमें फर्स्ट नेक्स्ट 5 स्टैंजा, सेकेंड डिवीजन, SECOND, सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन में यू फाइंड कि 5 to 9 स्टैंजाज, 5 to 9 स्टैंजाज आपको देखने को मिलेगा। और इस 5 to 9 स्टैंजाज में पोएट जो है जिन जिन चीजों को लेके बात करता है, दिस इज 5 to 9 स्टैंजा। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि पोएट उसी क्वेश्चन का जवाब देता है जो क्वेश्चन उसने यहाँ पूछा है, वेयर इज दिस फील्ड द विजनरी ग्लीम, आखिर वो चमक जो धरती पर हमें कभी नसीब थी या मिलती थी वो कहां चली गई है। तो क्या करते हैं कि पोएट जो है वो कहते हैं कि इसका जो रिलेशन है वह क्या है, डिवाइन, द नेचर ऑफ द डिवाइन ग्लोरी। एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है, द नेचर ऑफ द डिवाइन ग्लोरी, द नेचर ऑफ द डिवाइन ग्लोरी। दूसरी बात उन्होंने जो बताई है उसके जवाब में, प्रीनेटल एग्जिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, प्रीनेटल एग्जिस्टेंस। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है, एक लाइन है जो पूछी, जो उसी में से है, आर, जो उसी का जवाब है, आर बर्थ इज but a sleep, SLEEP, our birth is but a sleep
उसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि एंड अ फॉरगेटिंग, एंड अ फॉरगेटिंग, एंड अ फॉरगेटिंग, आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। उसके बाद उन्होंने कहा द सोल दैट राइजेस, the soul that rises, R-I-S-E-S, the soul that rises with us is our life star, is our life's star। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इफ यू नोट डाउन लेट मी नो, देन आई विल एक्सप्लेन कि उन्होंने क्या क्या बात बताई है। तो आपने देखा कि पहले डिवीजन में भी 3 इंपॉर्टेंट बातें आती है, दूसरे डिवीजन में भी 3 इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, और ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोटेशन पूछा भी जा चुका है, एक कोटेशन पूछा भी जा चुका है। आर बर्थ इज बट अ स्लीप, अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस इज आवर लाइफ स्टार। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट है प्री नेटल एग्जिस्टेंस। इफ यू नोट इट लेट मी नो। Sir, I have noted. ओके, और लोगों ने नोट कर लिया सबने? Sir, I have also noted. ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। Yes, sir. सबसे Continue. पहला चीज की, या जस्ट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम, व्हाट द थिंग यू फाइंड, यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पोएम में कितने हिस्सों में जो बांटा गया, 3 हिस्सों। अभी तक हम लोगों ने 2 हिस्सा कवर किया है। जब हमने 2 हिस्सा कवर किया तो हमने बताया कि जो पहला हिस्सा है वो कितने स्टैंजा को कवर करता है, फर्स्ट से 4 स्टैंजा। जो फर्स्ट से 4 स्टैंजा है उसमें 3 पॉइंट उन्होंने दिया है। vanishing of glory, what type of glory? Now the question is that if I say ki poet talks about the vanishing of glory, then what type of glory? It's the heavenly glory, it's the spiritual loss. The poet doesn't talk about earthly life, the poet doesn't talk about such a thing that is mortal. Poet की नजर में नेचर, heaven, soul, celestial beauty, divinity, जो कहते हैं कि जो कभी अर्ली चाइल्डहुड में उनके जो एक चमक थी, जिस तरह से वो नेचर को देखते थे, उन्होंने कहा कि अब वो ये चीज नहीं पाते हैं। तो यह किसको लेकर के बात हो रही है? वैनिशिंग ऑफ ग्लोरी। ये एक पॉइंट है,
जो आपको ध्यान में रखना है। दिस वैनिशिंग ऑफ ग्लोरी मीन्स की नॉट अर्थली लाइफ, बल्कि अर्थली लाइफ में जो वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो अर्थली लाइफ में जो एक चमक देखते थे वो चीज नहीं देखते। फिर उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल लॉस, स्पिरिचुअल लॉस एक दूसरा पॉइंट है, स्पिरिचुअल लॉस। तीसरा पॉइंट है कि वेयर इज दिस फील्ड द विजनरी ग्लिम, और फिर वो खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ये चमक गई कहाँ, जो है जब विच आई फाउंड विच आई सॉ, बहुत समय पहले अगर उन्होंने महसूस किया तो वो ये कहते हैं वेयर इज दिस फील्ड। वो ये कहते हैं कि वेयर इज दिस फील्ड द विजनरी ग्लीम, द फील्ड विच आई सॉ, वेयर इट हैज गॉन। क्या रोशनी पड़ रही इसमें? सर यस सर, लाइट बंद कर दीजिएगा। अब अंधेरा तो नहीं है? नो सर, इट्स क्लियर। No, sir. क्लियर। ओके, सो ही सेज कि वेयर इज दिस फील्ड द विजनरी ग्लीम। सेकेंड जो डिवीजन है 5 to 9, दिस वेरी इंपॉर्टेंट की द नेचर ऑफ द डिवाइन ग्लोरी, वो नेचर ऑफ डिवाइन ग्लोरी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, जब हम बचपन में रहते हैं तो हमारे पास जो रहता है वह क्या रहता है, नेचर ऑफ डिवाइन ग्लोरी रहता है। हमारी जो आत्मा होती है वो सीधे उसको स्वर्ग से सिग्नल प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम अर्थली लाइफ का हिस्सा बनते जाते हैं, हिवेनली ब्यूटी हमारे बीच से खत्म होती जाती है, वही बात करते हैं। और उनका जो ये दर्शन है प्री नेटल एग्जिस्टेंस, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट। प्री नेटल एग्जिस्टेंस का मतलब कि वंस बिफोर कमिंग ऑन अर्थ, एनी मैन, एनी वुमन, एनी बॉय, एनी गर्ल, उसका जो पहले का एग्जिस्टेंस होता है वो कहां पर होता है, हेवन में होता है, वह स्वर्ग में रहता है। जब वह स्वर्ग में रहता है उसको सिग्नल कहां से मिलता है, स्वर्ग से मिलता है। और जब सारी चीजें उसको स्वर्ग से मिलती है तब वो ये कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे से अर्थली लाइफ का हिस्सा बनते हैं हम उसे भूलने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि आर बर्थ इज बट अ स्लीप, जो हमारा जन्म होता है ये एक तरह से स्लीप होता है। क्यों स्लीप होता है? अगर हमने जन्म लिया तो हीवन की चीजें हम भूलने लगते हैं, वहां से हमारी स्लीपिंग शुरू हो जाती है। हम धरती पर अगर आए हैं तो धरती पे आने का मतलब ये हुआ कि अनडाउटली अर्थली लाइफ तो मिला, लेकिन हिवेनली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। आर बर्थ इज बट अ स्लीप। आगे कहते हैं एंड ऑफ फॉरगेटिंग, और आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजों को भूल जाते हैं, एंड ऑफ फॉरगेटिंग हो जाता है, एंड ऑफ फॉरगेटिंग। फिर आगे कह रहे हैं द सोल दैट राइजेस विद अस इज आवर लाइफ स्टार, जो हमारे साथ आत्मा आती है, जो ईश्वर आत्मा धरती पर भेजते हैं, यही हमारी जिंदगी का स्टार है। क्योंकि ये किसका हिस्सा है, ये हीवन का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, गॉड का हिस्सा है। हमें सब कुछ कहां से मिलता है, हमें सब कुछ गॉड से मिलता है। एक्चुअली मैं बार बार बगल इसलिए हो रहा है, मुझे लगता है कि शाइनिंग हो रही, किसी ने यूट्यूब पे डाला था कि ज्यादातर फोकस आप व्हाइट बोर्ड पे करिए, जब आप हमारे सामने मुखातिब होते हैं तो शाइनिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। दिस इज वाई। सो यू विल कम टू नो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग द सोल दैट राइज विद अस इज आवर लाइफ स्टार। इट्स अ हाईली सिग्निफिकेंट पॉइंट जिसको लेकर के बात करते हैं। सो आई थिंक कि नाउ यू गॉट दिस पॉइंट, सबको क्लियर हो गया? ये कोटेशन Yes, याद sir. होना चाहिए, ये प्रीनेटल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ये उसमें बात करते हैं। एक तीसरा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी वाले में। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। या जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन के लिए वो कहते हैं या बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या इज इट विजिबल? यस सर। ओके ओके। तो जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन के लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि सबसे पहला यह जो सेक्शन होगा या जो है लास्ट के 3 स्टैंजास कवर करता है। इट मींस दैट कि फ्रॉम 10 to 12। और इस सेक्शन में जो बात की गई है उसके लिए उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहा है। वो चीज क्या है कि एक तो उन्होंने कहा कि हम किसी चीज को कैसे, उस ग्लोरी को या जो ही
उन्होंने एक बात बताई हुई है, जो एक यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, सबसे पहला पॉइंट एक उनका रहा है, और वह जो पॉइंट है उसमें एक उन्होंने कहा कि द ग्लोरी हैज वैनिस्ड बट लाइफ स्टिल मैटर्स। नंबर वन। नंबर टू, एक उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट। इसी में पूरा जवाब है, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट, HEART, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट by which we live, by which we live, thanks to the human heart by which we live, thanks to its tenderness, its joys and fears, thanks to its tenderness, its joys and its fears. This is the point. नाउ द थर्ड पॉइंट, जो लाइन पूछी जा चुकी है, थर्ड पॉइंट को ध्यान में रखना है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर that blows can give, that blows can give. Now the fourth point, connection of soul from heaven or spiritual glory। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट नोट डाउन। अगर प्रॉब्लम हो रही तो मैं लाइट जला दूं, एक्चुअली में जो लाइट थी, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? इट्स ओके। No, sir. ओके ओके।
Have noted, sir. Okay, okay. Yeah, want to get the response of other? Done, sir. Yes, sir. Okay, Noted. okay, We have also noted. okay, okay. One thing I want to tell you कि this is the concluding section of that poem. यह जो है वो उसका concluding section है. And in this section what do you find? In this section you find कि जो उसने उन्होंने कहा कि the glory has vanished. क्या हुआ अगर वह ग्लोरी चली गई? कौन सी ग्लोरी चली गई? वो जो स्पिरिचुअलिटी थी, या आप ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने बताया था कि जो एक स्पिरिचुअलिटी है, या जो एक तरह से he was getting signal from heaven, या लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो गई, या जो है सिंस अर्ली चाइल्डहुड वट एवर ही सा, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड मीन्स कि द सोल हैज कनेक्शन, व्हाट द सोल हैज कनेक्शन, आप कह सकते हैं गॉड से, या सोल गेट सिग्नल फ्रॉम हेवन, सच अ थिंग he felt. So he said that कि when I was immature, या when I was child, I saw a type of इट मीन्स दैट कि एक अजीबोगरीब शाइनिंग था जिसको वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कहते हैं कि वो जो स्पिरिचुअलिटी थी, वह जो ग्लोरी थी, जो चमक मैं फील्ड में देखता था, गार्डन में देखता था, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में जो चमक मुझे दिखाई पड़ती थी, जैसे जैसे मैं मेच्योर होता गया मुझे वो नसीब नहीं, मतलब अब मुझे मिल नहीं रही है, उसका डिक्लाइन हो गया. तो ये जो ग्लोरी है, द ग्लोरी हैज, उन्होंने कहा ग्लोरी भलवी से जा चुकी, बट लाइफ स्टिल हैज मैटर, लेकिन अभी भी जीवन है, और यह जो जीवन है वह ईश्वर के द्वारा दिया गया है. अगर हम इस जीवन को, इस लाइफ को सही से नेचर से जोड़े तो वो सारी चीजें स्टोर्ड है और वह रिकलेक्ट की जा सकती है. अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे मैं टिंटन अवे को कोट करना चाहूंगा. टिंटन अवे में उन्होंने यही चीज कहा था कि अगर आप अपने आप को ओपन हार्ट, ओपन माइंड से, सच्चे दिल से अपने आप को नेचर में जमा कर देते तो नेचर कभी किसी को धोखा नहीं देती. और अपनी सिस्टर से वो कहते हैं कि जो चीज तुम आज यहाँ बिहोल्ड कर रही हो, देख रही हो, कभी मैं भी जब बच्चा था तो मैं भी ऐसे ही देखता था, और नेचर की जो चमक है, जो चांद की रोशनी तुम्हारी आंखों पर पड़ी, इसको पढ़ने दो. कारण है कि ये सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी, जब भी तुम मेच्योर होगी और नेचर को याद करोगी तो तुम वो पाओगी. तो उन्होंने यही कहा कि बट लाइफ स्टिल मैटर्स. लाइफ स्टिल मैटर्स का मतलब कि लाइफ जो है हमें इसको जीना है. अगर कोई चीज खत्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती है. बट व्हाट आई हैव टू, विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन आई वाज बॉय I had an other idea, but being a mature man, I have some philosophical thought, and I have truly submit myself in the lap of nature. Surely and certainly, nature will guide us. वो चीजें दोबारा याद आएंगी. इसीलिए उन्होंने कहा, उन्होंने ये वर्ड कहा है कि थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट. धन्यवाद किसको? मानव हृदय को. उन्होंने नहीं कहा धन्यवाद मानव दिमाग को. हार्ट की बात की. ये मैं बार बार हर लेक्चर में मैं अपनी इसको सर्किल करता हूं. उन्होंने कहा थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट. चूंकि गॉड से जुड़ने के लिए, हीवन की बात करने के लिए, लाइफ आफ्टर डेथ की बात करने के लिए आपको दिल की आवाज सुनना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ह्यूमन हार्ट को, बाई विच वी लिव, जिसके सहारे हम जिंदा हैं. उन्होंने कहा कि मैं उस ह्यूमन माइंड को धन्यवाद देना चाहता हूँ जहां लॉजिक है, जहां रीजन है, रेशन है, थॉट है, और जिसके सहारे मैं जिंदा हूं. ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू व्हाट? ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू हार्ट. That is, in true sense, you connect with God only that time when you have affection, love, when your heart is pure, when your soul is pure. If we want to connect God, what we have to? We have to thank to our means he is giving thanks to what? To human heart, by which we live. Thanks to its tenderness. बचपन के दिनों का करें. थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉयस एंड इट्स फियर्स. मानव हृदय कितना कोमल है, मैं इसके लिए भी उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ. इट्स तो जॉयस, वह कितना खुशियां महसूस करता है, और इसमें जो फियर भी होता है कि कैसे वह बदलता रहता है. चाइल्डहुड में जिस तरह से हार्ट हमें अपील करता, हो सकता है मेच्योरिटी में वैसा ना हो, लेकिन यह जो हार्ट है वह इनोसेंट है, वहां पे चीजें स्टोर है. अगर आप प्योर हार्ट से, ओपन हार्ट से किसी चीज को याद करेंगे तो चीजें दोबारा आ जाएंगी. थैंक्स टू ह्यूमन हार्ट.
फिर करें, ये लाइन पूछी जा चुकी है और सिंपल से यही पूछा गया है कि उन्होंने किस पोयम में कहा कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, जो छोटा से छोटा मीनेस्ट फ्लावर है वह भी हमें खुशियां देता है। ये बात उन्होंने किसमें कही हुई है? ये बात उन्होंने इस पोयम में कही हुई है। अब जैसे मीनेस्ट फ्लावर डैफोडिल को आप ले लीजिए, मीनेस्ट ऑब्जेक्ट आप कुकू को ले लीजिए, तो उन्होंने इन सब पर पोयम लिखा है और ये बात उन्होंने डायरेक्टली कहा इस पोयम में कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव डिलाइट, कैन गिव जॉय, कैन गिव प्लेजर, वो सब हमें देता है। तो वर्ड्सवर्थ का ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, उनके लिए ये जरूरी नहीं कि केवल पहाड़ियां, पर्वत, झरने, बड़ी चीजें नेचर के लाइफ मतलब नेचर की जो बड़ी चीजें हिस्सा वही अकेले इंपॉर्टेंस नहीं है। वर्ड्सवर्थ के लिए इंपॉर्टेंस है कि जो मीनेस्ट ऑब्जेक्ट है वह भी उनको जॉय या प्लेजर देता है। सो इन दिस वे लास्ट में उन्होंने कहा कि कनेक्शन ऑफ सोल फ्रॉम हेवन आर स्पिरिचुअल ग्लोरी, हमेशा जो हेवन से जिसका कनेक्शन होता है वह बॉडी का नहीं होता बल्कि किसका होता है, वह हार्ट का होता है, वह सोल का होता है। और अगर उसको सही से याद किया जाए तो वी कैन रीगेन दैट ब्लिसफुल थिंग, नॉट ब्लिसफुल सीड, दैट ब्लिसफुल थिंग which we enjoyed in our early childhood, when we were innocent, when our soul was getting signal from heaven or God, such a thing he says कि इसको अचीव किया जा सकता है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो such ही things he find। तो अगर आपका कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क नाउ, डन इट if you have any query or doubt. Should I go ahead? Yes, sir. Okay. Now we will take another poem. सर Yeah. हेलो सर। जी बोलिए। सर आज इतना ही रखिए सर। अच्छा बस इतना ही? सर टाइम हो रहा है ना मुझे। ओके ओके, तो ठीक है, वी विल मीट टुमारो। आज हम लोग इतना ही करते हैं। ओके थैंक यू सर। ओके जी। I have to take class. Should I go? Not getting your voice properly. Hello. जी जी बोलिए। Sir,